तो आज का जो टॉपिक है हमारा कौन सा जनजाति है? जौनसारी जनजाति। तो उत्तराखंड में जो हमारी 5 जनजातियां हैं उनमें से एक आपकी कौन सी हो गई? जौनसारी जनजाति। अब जो ये जौनसारी जनजाति है इससे और दूसरी जनजातियों में एक अंतर है। अंतर क्या मिलता है कि जो बाकी जनजातियां हम देखते हैं तो बाकी जनजाति में जो व्यक्ति विशेष है उस आधार पर उनको जनजाति का क्या मिला हुआ है? दर्जा मिला हुआ है। मतलब कि भाई इन व्यक्तियों को, यानी कि ये इस समाज से या इस जनजाति से आते हैं, इनको क्या दे दिया गया? जनजाति का दर्जा दे दिया गया। अब वो आदमी चाहे पौड़ी में रहे, चाहे देहरादून में रहे, चाहे कहीं भी रहे, वो क्या है? जनजाति है। लेकिन जौनसारी जनजाति एकमात्र ऐसी जनजाति है जहां व्यक्तियों को नहीं, जहां किसी क्षेत्र को जनजाति का दर्जा मिला है। ठीक है। अब कौन सा क्षेत्र वो ऐसा है तो उसको समझ लेते हैं। देखिए, जो ये इस सामाजिक व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, ये रह कहाँ रहे हैं? एक आपका रह रहे कहाँ? देहरादून में। देहरादून में आपने चक्राता का नाम सुना होगा, कालसी सुना होगा और त्यूनी सुना होगा। तो जो ये 3 क्षेत्र हैं, कौन कौन से? चक्राता, कालसी और त्यूनी। इन तीनों क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? जौनसार भाबर कहते हैं। जौनसार भाबर। ठीक है, याद रहेगा। चक्राता, कालसी और त्यूनी को क्या कहा जाए? जौनसार भाबर। लाखा मंडल उसमें ऐड नहीं है। अब भाबर कहते किस हैं? जब नदियां पहाड़ों से आपका तराई क्षेत्र मतलब मैदानी भागों में एंट्री करती हैं तो थोड़ा सा उनकी स्पीड स्लो हो जाती है। स्पीड स्लो हो जाती है तो अपने साथ सबसे पहले मोटे मोटे कंकड़ पत्थर कहीं पे क्या करती है? छोड़ देती है। वो एरिया क्या होता है? भाबर। तो वहां पर खेती नहीं हो सकती। तो याद रहेगा, चक्राता, कालसी और त्यूनी वाले एरिया को क्या कहा जा रहा है? जौनसार भाबर। तो जो ये देहरादून में स्थित जौनसार भाबर है, यही है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। इन सब में सिर्फ किसे मिला है? चक्राता, कालसी और त्यूनी में रहने वाले लोगों को ही किसका दर्जा मिला है? जनजाति। बाकी ये जनजाति या इस समुदाय के लोग आपके उत्तरकाशी में, उसको परग नैकान क्षेत्र या फिर आपने मोरी सुना होगा, उसके आसपास या रवाई पट्टी के आसपास के क्षेत्र भी हैं जहां लोग इसी धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन उनको जनजाति का दर्जा नहीं मिला है। और टिहरी का मसूरी वाला इलाका आपने देखा होगा, वो जौनपुर क्षेत्र कहलाता है, उसको भी जनजाति का दर्जा नहीं मिला हुआ। हालांकि बात तो उठी है कई बार, लेकिन जनजाति क्षेत्र ये नहीं है। इनको कौन सा दर्जा मिला हुआ है? इनको मिला है ओबीसी का दर्जा, अदर बैकवर्ड क्लास, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग। और इनको ओबीसी का दर्जा कब मिला? 2004 में मिला। तो इतना क्लियर रखिएगा, जौनसारी जनजाति अन्य जनजातियों से इसलिए पृथक है, यहाँ पर क्षेत्र को मिला है जनजाति का दर्जा। क्लियर है? ठीक है। बाकी जगह हमने पढ़ा था, थारू पढ़ा, बोक्सा पढ़ा, वो पौड़ी में भी रहते हैं, हरिद्वार में भी रहते हैं, लेकिन वो सबको दर्जा है। क्लियर है? अब ये जौनसारी है कौन और क्या अलग है इसमें? अन्य तुलनाओं में अगर देखा जाए तो क्या अलग है इसमें? तो पहले देख लेते हैं कि देखिए, जौनसारी जनजाति इस यहाँ पर जैसी इनकी मान्यताएं, इस मान्यताओं के लोग और जगह भी रहते हैं। जैसे हम पढ़ चुके हैं, देहरादून के अलावा कहाँ? उत्तरकाशी के परग नैकान क्षेत्र और टिहरी के कौन सा क्षेत्र हो गया आपका? जौनपुर वाला इलाका। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का भी जो सिरमौर वाला जिला, जो कहाँ से टच होता है? उत्तराखंड से टच होता है। और आपने एक जगह का नाम और सुना होगा, पांवटा साहिब सुना होगा, उसका नाम भी, वो भी टच होता है आपका उत्तराखंड से। यहाँ पर भी एक जनजाति रहती है। कौन सी जनजाति रहती है? हाटी। कौन सी जनजाति? हाटी। इनका भी जो भी सामाजिक या आर्थिक परंपराएं हैं वो इनसे मेलजोल खाती है, लेकिन इनको भी जनजाति का दर्जा नहीं है। तो क्लियर है, जनजाति का दर्जा अभी तक किसे मिला हुआ है? चक्राता, कालसी और त्यूनी वाले एरिया के लोगों को। ठीक है। अब इनके इतिहास की बात करते हैं कि एक्चुअल में ये हैं कौन लोग। तो ये लोग क्या है? मिश्रण है। मिश्रण मतलब कि यहाँ पर जब भारत या भारत के कई क्षेत्रों में खसों ने आक्रमण किया तो उन्होंने यहाँ के लोगों पर हमला किया होगा। यहाँ के लोगों पर हमला किया तो वो आए। अब जब आप किसी पे हमला करके उसको परास्त कर दोगे, जाहिर सी बात है उसको दंड भी दोगे, तो दंड के रूप में हमने उनको क्या बना दिया? निचली जाति का बना दिया। क्या बना दिया? निचली जाति का। स्वयं वो बन गए उच्च जाति के, यानी कि ब्राह्मण, राजपूत ऐसे बन गए। तो ऐसे ही ये लोग भी क्या है? मिश्रण है। तो प्राचीन काल से इनके बारे में हमें सुनने को मिलता है। ठीक है। अगर अंग्रेजों के टाइम की बात करें तो अंग्रेजों के टाइम पे क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने यहाँ पर गोरखाओं से युद्ध लड़ा। और जब गोरखाओं से युद्ध लड़ा तो जैसे उन्होंने टिहरी रियासत के राजा से क्या मांगा? पैसा मांगा था। पैसा नहीं था उसके पास, तो उससे क्या ले लिया था? पौड़ी वाला क्षेत्र ले लिया था, जिसको ब्रिटिश गढ़वाल कहा जाता है। वैसे ही जो ये आपका कौन सा एरिया है? जौनसार भाबर वाला एरिया है, ये उस टाइम पे किसके अधीन था? नाहन के राजा के अधीन था।
तो वहां पर उनसे भी युद्ध का अर्जाना मांगा, तो उन्होंने जौनसार भाबर का एरिया अंग्रेजों ने ले लिया। हालांकि उन्होंने बाद में पैसे देने की कोशिश की अंग्रेजों को, लेकिन अंग्रेज मुकर गए। तो ये क्षेत्र किसके अधीन रहा? अंग्रेजों के अधीन रहा। अब अंग्रेजों के अधीन रहा तो अंग्रेज इसके लिए, या भारत में हम पढ़ते हैं उत्तराखंड में शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट। कौन सा एक्ट? शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट, जिसको जिला अधिसूचित अधिनियम कहते हैं। कब आया था ये? अब जिला अधिसूचित अधिनियम यानी कि हमने किसी एक एरिया के लिए अलग से नियम बनाए हैं, उसके लिए अलग से रूल बना दिए। मतलब जो भारत में पूरे अंग्रेजों के रूल थे, यहाँ के लिए अलग रूल थे। तो जिला अधिसूचित अधिनियम के तहत ये क्षेत्र भी था। और यहाँ पर जौनसार भाबर के लिए अलग से क्या किया गया? 2 बार भूमि व्यवस्था की गई, यानी कि भूमि बंदोबस्त किया गया। एक आपका 1872 में और दूसरा 1884 में। तो जौनसार भाबर में 2 बार भूमि बंदोबस्त हुआ था। कब कब होता है? 1872 और 1884 में। पहली बार किसने किया था? कॉर्नवेल ने किया था। दूसरी बार कौन करते हैं? हमारे रॉस जी करते हैं। भूमि व्यवस्था का मतलब समझ गए। एक्चुअल में क्या था कि यहाँ पर अब देखो, ये अलग जनजाति हम कहते किसको हैं? जिनका बाकी समाज से अलग व्यवस्था हो। तो यहाँ पर न्याय की या आर्थिक या सामाजिक अलग अलग व्यवस्थाएं होंगी, तो उन व्यवस्थाओं को मान्यता दी गई इस भूमि बंदोबस्त के तहत। तो पहले ही अंग्रेजों के अधीन ही था। तो इस जौनसार भाबर को चकराता तहसील में कब शामिल किया गया? 1829 में किया जाता है। जौनसार भाबर को चकराता तहसील में कब शामिल किया जाता है? ठीक है। उसके बाद जब आपका क्या हो जाता है, भारत शासन अधिनियम 1935 आता है, तब भी इसके लिए अलग से प्रावधान किए गए थे। और जब भारत आजाद हुआ तो उत्तराखंड किसका हिस्सा बना था? उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। उत्तराखंड उस टाइम पे अलग से तो नहीं बना था, उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। तो ये भी देहरादून जिले के अंतर्गत उस टाइम पे मेरठ मंडल हुआ करता था। जैसे अभी गढ़वाल मंडल है, उस टाइम पे कौन सा मंडल था? मेरठ मंडल, उसी के अधीन था। तो ये तो था इसका ऐतिहासिक वर्णन कि क्या क्या प्रथाएं या क्या क्या चीजें यहाँ के लिए की गई। अब जौनसारी जनजाति है कौन, क्या इनकी प्रथाएं, ये जान लेते हैं। तो देखिए, जौनसारी जनजाति जो है, तो उत्तराखंड में जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जनजाति वो है थारू। कौन सी जनजाति है? थारू है। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? जौनसारी। लेकिन हमने जब थारू पढ़ा था तो हमने पढ़ा था उनका निवास स्थान उधम सिंह नगर मुख्यतः है। उधम सिंह नगर कुमाऊं मंडल में आता है, और ये देहरादून किस में आता है? गढ़वाल मंडल में। तो कभी क्वेश्चन आया कि गढ़वाल मंडल की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, या सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? जौनसारी। उत्तराखंड में दूसरा नंबर है और गढ़वाल में इसका क्या है? पहला नंबर है। किन किन जिलों में निवास करते हैं ये? देहरादून में कहाँ? कालसी, त्यूनी, चकराता और लाखा मंडल वाले एरिया में। उत्तरकाशी में परग नैकान क्षेत्र या रवाई याद रखिएगा आप। और आपका टिहरी में कहाँ? जौनपुर। ठीक है। भाषा की बात करें तो जौनसारी भाषा के बारे में तो आपको पता होगा भैया, गाने भी सुने होंगे जौनसारी के। अब एक चीज याद रखने वाली है, हम बोल रहे हैं गढ़वाली कुमाऊनी, इसका यूज करते हैं हम बोलने के लिए। तो गढ़वाली को हम क्या बोलते हैं? बोली बोलते हैं, ना कि भाषा बोलते हैं। ऐसा कहा जाता है। क्यों बोलते हैं बोली? क्योंकि इसकी अपनी लिपि नहीं है। लेकिन जौनसारी जनजाति की खास विशेषता यह है कि जो यहाँ की भाषा है जौनसारी, इसकी अपनी लिपि है। और कौन सी लिपि है इसकी? देवनागरी लिपि। कल के एग्जाम का क्वेश्चन है, कल ही ये क्वेश्चन आया है। तो ये अब तो धीरे धीरे क्या होने लगा है? नष्ट होने लगी है, लोग कम यूज कर रहे हैं, तो बात अलग है। लेकिन याद रखिएगा, जौनसारी की अपनी लिपि है, गढ़वाली और कुमाऊनी की नहीं है। अरे कल ही पूछा है, तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट भी ज्यादा हो गया। सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात करें, क्यों इस जनजाति को पूरे भारत में जाना जाता है, क्या खास है? क्योंकि ये स्वयं को क्या कहते हैं? पांडवों का वंशज बताते हैं। अब पांडवों के वंशज का आधार क्या है? तो 2 प्रमुख आधार हैं। एक तो यहाँ स्थित वैवाहिक व्यवस्था, जैसे पांडवों ने विवाह किया था, किससे विवाह किया था? द्रौपदी से। 5 भाइयों की एक पत्नी थी। ऐसे यहाँ पर भी बहुपति प्रथा है, तो इस आधार पे भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये याद रखना, पांडवों के वंशज क्यों कह रहे हैं। दूसरा कि आपने सुना होगा कि एक बार पांडवों को जलाने की साजिश की गई थी, तो वो उनके लिए क्या बनाया गया था? लाक्षागृह बनाया गया था। लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की गई थी, तो उसके बाद वो वहां से बच गए थे। तो कहते हैं कि लाखा मंडल में आज भी लाक्षागृह के प्रमाण मिलते हैं। दूसरा, लाखा मंडल का नाम लाखा मंडल इसलिए पड़ा है, वहां अर्जुन और भीम की, बाकी हौरों की भी बहुत सारी लाखों मूर्तियां मिलती है, इसलिए वहां का नाम क्या पड़ा? लाखा मंडल। तो लाक्षागृह के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं हमें? लाखा मंडल से। तो ये भी पांडवों से संबंधित है।
तो पांडवों का वंशज कौन सी जनजाति बताती है स्वयं को? लेकिन कुछ यहाँ के इतिहासकार वो ये कहते हैं कि देखो पांडवों को क्या हुआ था, वनवास हुआ था, और उसके बाद कितने साल का वनवास होता है पांडवों को? शाबाश शाबाश, 13 वर्ष का वनवास होता है, उसमें 12 वर्ष का वनवास रहता है और 1 साल का क्या रहता है, अज्ञातवास। तो कहते हैं कि पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ पे आए थे, तो जाहिर सी बात है कुछ टाइम के लिए आए होंगे। अब आदमी कहीं कुछ टाइम के लिए जाए तो वहां के लोग उसके वंशज कैसे हो गए? तो इतिहासकार ये कहते हैं कि पांडव यहाँ आए, उनको यहाँ का रीति रिवाज जो चीजें भी थी वो अच्छी लगी, और इसलिए उन्होंने क्या किया, वो हमारे वंशज है, ना कि हम पांडवों के। और बहरहाल जो भी बात रही हो, पांडवों का वंशज किस जनजाति को कहा जा रहा है? जौनसारी को कहा जाता है। ठीक है, अब पांडव युद्ध के लिए जाने जाते हैं, तो अब युद्ध इसलिए यहाँ के जो भी त्योहार होंगे, जो भी मेले होंगे, वहां युद्ध प्रदर्शन ये होता रहेगा, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब इनका अगर बात की जाए तो ये मिश्रण है। अब देखो खसों को हम मंगोलों से जोड़ते हैं कि वो लोग यहाँ पे आए और यहाँ के जो लोग थे उनको क्या बनाया, दस्यु जाति, जिसको हम हरिजन या डोम कह के बोलते हैं, तो उनको उन्होंने निम्न जाति में रख दिया और स्वयं क्या बन गए, उच्च जाति के। तो यहाँ पे जो समाज है आपका वो 3 भागों में है, यानी कि जाति व्यवस्था क्या है, 3 भागों में। हम जो देखते हैं तो हम 4 वर्ण पढ़ते हैं आपका, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहाँ पर ब्राह्मण और क्षत्रिय एक ही वर्ग में आते हैं, उसको क्या कहते हैं, खसास वर्ग। शुरुआत में तो ये सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय ही थे या ब्राह्मण और खसी थे, लेकिन धीरे धीरे अब आसपास तो गढ़वाल वाला इलाका है तो थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता है। धीरे धीरे यहाँ पे जातियां होने लगे, जैसे ब्राह्मणों में जोशी हो गया, नौटियाल हो गया, खसों में रावत हो गया, राणा हो गए, चौहान हो गए, तो ये यहाँ पर बनने लगे हैं। लेकिन पहले यहाँ पर 2 ही थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय। तो यहाँ ब्राह्मण और क्षत्रिय एक ही वर्ग में आते हैं। ठीक है, दूसरा वर्ग कौन सा हो गया आपका, कारीगर। कारीगर में जैसे बढ़ई हो गया, लोहार हो गया, कुम्हार हो गया, आपका नाथ हो गए, जोगी हो गए, ये सब किसमें आते, कारीगर वर्ग में। इनकी स्थिति भी ठीक ठाक है, लेकिन जो सबसे बुरी स्थिति जिसकी है वो है कौन, हरिजन। हरिजन यहाँ पे कौन कौन से समुदाय मिलेंगे आपको, डोम मिलेंगे, कोल्टा मिलेंगे, ये जनजाति। अब इनकी स्थिति सबसे ज्यादा बुरी है क्योंकि अधिकार नहीं है इनके पास। अब इन्हीं की स्थिति को जांचने के लिए गठन किया गया था कोल्टा जांच समिति का। किसका गठन किया जाता है, कोल्टा जांच समिति का गठन किया जाता है। कब किया गया था, 1956 में किया गया था। ठीक है, अब इसके किसकी अध्यक्षता में किया गया था, उनका नाम था बलदेव सिंह आर्य। तो कोल्टा जांच समिति का गठन 1956 में किया जाता है बलदेव सिंह आर्य की अध्यक्षता में। अब बलदेव सिंह आर्य वो व्यक्ति हैं जो उत्तराखंड से सबसे लंबी अवधि तक क्या रहे थे, विधायक रहे थे। तो इन्होंने इसमें कोल्टाओं की स्थिति के बारे में वर्णन किया है। क्या स्थिति है कि यहाँ पर कोल्टाओं के भी बहुत सारे विभाग किए हुए हैं। कोल्टा उसमें भी एक होते हैं मुंडित कोल्टा। मुंडित कोल्टा मतलब जो क्या करते हैं, उनके जो बड़े वर्ग हैं यानी कि ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, उनकी जमीनों पर ही खेती करते हैं, यानी कि उनकी खुद की जमीन नहीं होती है, वहीं रहेंगे वो लोग। दूसरे मात श्रेणी के कोल्टा होते हैं। मात श्रेणी के कोल्टा कौन से हो गए, जिनके कभी दादा परदादा ने ऋण लिया होगा इनसे, क्योंकि भाई खुद की जमीन है नहीं तो खुद का पैसा भी नहीं है। अब वो पैसा चुकाने के लिए क्या करना है, इनको शादी करनी है या 2-4 चीजें और करेंगे, उसके लिए लोन लेंगे और उसी को चुकाते रहते हैं। पिता मर गया तो फिर उसका बेटा लोन चुकाने के लिए वहां पहुंच जाएगा। तो मात श्रेणी के लोग जिनके दादा परदादा ने कभी ऋण लिया होगा, अभी भी ऋण के बोझ में है। ठीक है, और तीसरे होते हैं आपके संजायत। संजायत कौन होते हैं, जिनका ये पूरे गांव के अधीन होते हैं। मतलब इनका काम क्या है कि अगर सवर्ण के घर में यानी कि उच्च जाति वालों के घर में अगर कोई पैदा हो गया या मर गया, तो इनका काम है कि उनके सारे रिश्तेदारों पूरे गांव में खबर करना। तो यहाँ पर 3 प्रकार के कोल्टा बोले, कौन कौन से, एक आपके मुंडित कोल्टा हो गए, दूसरे कौन से कोल्टा हो गए आपके मात कोल्टा, और तीसरे कौन से हो गए संजायत कोल्टा। अब इन पे अत्याचार का, अब देखो 1-2 घटनाएं हैं जिनसे पता चलेगा इनकी स्थिति क्या है। देखो इनको शौच जाते हैं तो शौच में पानी तक यूज करने का अधिकार नहीं है। अब तो धीरे धीरे व्यवस्थाएं बदल रही हैं आपकी, तब तो थोड़ा बहुत कम होने लगा है, लेकिन पहले की जब बात करते हैं या इन समितियों ने जब देखा तो उन्होंने देखा इनको पानी तक, क्योंकि पानी को विष्णु का अवतार माना जाता है। जब विष्णु
माना जाता है। तो विष्णु को हम कैसे टच करें, तो इनको अधिकार नहीं था। अगर पानी यूज करते हुए देख ले तो इन पे हरजाना लग जाएगा, या गांव से निष्कासित हो जाएंगे, या मार पड़ जाएगी। तो जब पंचायती राज प्रणाली भारत में लागू होती है, तो पंचायती राज प्रणाली के तहत अब होता है ना, गांव में कभी प्रधान की जनरल सीट आती है, कभी एससी सीट आती रहती है ऐसी सीट। तो एक बार जिला पंचायत में आरक्षित सीट आ गई, तो यहाँ पर एक व्यक्ति जिला पंचायत सदस्य बन गया। तो जब उसको जिला पंचायत की मीटिंग में ले जाया गया, तो वो वहां पे चेयर पे बैठता ही नहीं है। अब क्यों नहीं बैठता है? क्योंकि जब उसको समझाया जाता है कि बैठो, तो वो कहता है कि ठीक है यहाँ तो मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन मेरे गांव में मेरा क्या होगा, मेरे परिवार वालों को क्या होगा, इस डर से वो चेयर पे बैठा ही नहीं। पूरी मीटिंग इसी में खत्म हो गई कि उसको बैठाना है। और इस डर से कि अगली बार फिर मीटिंग होगी, फिर कुर्सी में बैठाने के लिए हंगामा होगा, उसने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। तो सोच सकते हो कितना खौफ होगा उसे सवर्ण लोगों का। तो ये यहाँ पर इनकी स्थिति है। बाकी अब लोन लिया हुआ है, चुकाते रहते हैं ये लोग, तो इसलिए ये विवाह करते हैं। तो विवाह करने के बाद अपनी पत्नी को साथ में नहीं रखते, कहाँ, वेश्यालयों में भेज देते हैं, ताकि वहां से भी कुछ अर्निंग हो सके। अब ये चीजें आपको दिखाई देगी विकासनगर या दिल्ली जैसी जगहों में, कि यहाँ पर ऐसी चीजें इस जनजाति में जो सबसे निम्न वर्ग है, इनकी हालत क्या है। ठीक है, तो ये व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं। वेशभूषा की बात करें तो जौनसारी गानों में देखे होंगे आपने इनकी वेशभूषाएं। तो झगुली नाम सुना होगा आपने, झगुली, है ना। झगुली किसको कहा जाता है? ऊनी पजामे को कहते हैं। डिगवा किसे कहते हैं? ऊनी टोपी को। और एक होता है झगा। झगा मतलब कुर्ती कमीज। आपने कुर्ती कमीज देखी होगी, ऊपर से वो बटन वाला पहना रहता है उन्होंने, नीचे से पूरा चोली टाइप की पहनी रहती है, उसे क्या कहते हैं? कुर्ती कमीज कहा जाता है। और चुलटी यहाँ पर क्या है? चोली। तो ये इनके क्या है? पारंपरिक वस्त्र हैं। अब ऐसा नहीं कि जीन्स पैंट नहीं पहन रहे, अब तो पहन ही रहे होंगे, लेकिन ये क्या होगा? पारंपरिक। आपने डांस वांस देखे होंगे ना, गड़ाले वगैरह, उसमें पारंपरिक वस्त्र ही हम पहन रहे होते हैं। तो ये यहाँ पे वैवाहिक प्रथा की बात करें तो ये सबसे बढ़िया यहाँ पे है, जिस वजह से ही ये थोड़े से फेमस भी हैं, क्योंकि यहाँ पर पांडव को वंशज कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुपति प्रथा है, यानी कि एक पत्नी के एक से अधिक पति हो सकते हैं। अब एक्चुअल में देखो, वो तो अलग चीज है कि इसको कहा जा रहा है इस जनजाति को कि ये क्या है, पांडवों के वंशज है, लेकिन एक्चुअल में बहुपति प्रथा या फिर आपने सुना कि बहुपत्नी प्रथा, इसका कारण क्या है? देखो, मान लीजिए आपके पास बहुत सारी जमीनें हैं। अब बहुत सारी जमीनें यानी कि पैसा बहुत है। अब आप चाहोगे कि मेरी जमीनें और बढ़े, ये मेरा कारोबार और बढ़े, उसके लिए आपको ज्यादा श्रम शक्ति चाहिए, इसलिए आप ज्यादा विवाह कर सकते हो, तो तब ज्यादा पत्नियां हो सकती हैं। अब आपके पास खुद के खाने के पैसे नहीं है, अब ऐसे में आपने 10-10 शादी कर ली तो पाल लोगे, मुश्किल है। तो अब ये पहाड़ी क्षेत्र की जनजाति है, जाहिर सी बात है कि संपत्ति का विभाजन ना हो, परिवार का विभाजन ना हो, ये भी एक कारण हो सकता है कि एक पत्नी के बहुत सारे पति हो सकते हैं। ठीक है, तो अब धीरे धीरे ये प्रथा क्या होने लगी है? खत्म होने लगी है, और अब उसकी जगह पे दूसरे विवाह यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो विवाह कौन कौन से यहाँ पे? एक विवाह होता है बेविकी, एक होता है बोई दो की, और एक होता है बाजदिया। अब बेविकी विवाह मतलब अगर अभी घर वाले तुम्हारे बोलें कि तुम्हारी शादी करवा देते हैं, लड़कों की बात कर रहा हूँ मैं, लड़कियों की नहीं बात कर रहा हूँ, उनकी हो जाती है अच्छे से शादी है। अब मान लो तुम्हारी शादी के लिए बोला घर वालों ने, तो दूल्हे गाड़ी में जाता है। बताओ अभी किस स्थिति से कौन सी गाड़ी में जाओगे तुम? अल्टो में ही जाओगे जिस से पैसा है अभी किस स्थिति से ना। ठीक है, अब दूल्हे के गले में माला कौन सी वाली होगी? 2-2 हजार के नोट की होगी, 10-10 रुपए वाले नोट की होगी, है ना। वो पैसा उड़ाने वाला भी होगा कोई नहीं हो। खाना क्या होगा? जमीन पे बैठ के खाओ। अरे आदमी अपने पैसे के हिसाब से शादी में खर्चा करेगा ना, तो भाई जो गरीब होगा वो कैसा विवाह करेगा? बहुत ही नॉर्मल विवाह करेगा। तो यहाँ पर जो बेविकी होता है ये अति सामान्य विवाह होता है, यानी कम खर्चे वाला विवाह। अब आप बन गए फॉरेस्ट गार्ड, सैलरी भी थोड़ी बहुत ठीक है। अब गाड़ी कौन सी आ जाएगी? स्विफ्ट आ जाएगी आपकी शादी में। नोट क्या हो जाएंगे? 10 की जगह 100 के आ जाएंगे। ठीक है, खाने में थोड़ा स्टैंडिंग खाना हो जाएगा, गुलाब जामुन चाउमीन टिक्की भी हो जाएगी। तो ये हो गया नॉर्मल विवाह। ठीक है, और मान लो आप बन गए SDM, ज्योति मौर्य जैसे। ठीक है, अब जो आपके गले में माला होगी तो जाहिर सी बात है कौन सी माला होगी? 2-2 हजार की। गाड़ी कौन सी होगी? फॉर्च्यूनर, इनोवा। देखो ये अभी भी गरीबी से नहीं उठ पाए। अरे यार तुम SDM हो यार, फॉर्च्यूनर तो ला सकते हो, है ना, तभी भी इनोवा ही। अरे
अच्छा, फॉर्च्यूनर इनोवा में अंतर है भैया, ठीक है, छोड़ो अभी वो चीजें अलग है। तो समझ गए। अगर नॉर्मल विवाह, कम पैसे वाला विवाह कौन सा, बीवी की बोई दो की क्या हो गया आपका नॉर्मल विवाह। और आपका बाजदिया सबसे शानो शौकत वाला विवाह कौन सा होता है आपका, बाजदिया विवाह होता है, ठीक है। अब जो लड़की अपने परिवार में रहती है यानी कि कुंवारी रहती है, जिसकी शादी हुई नहीं, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं ध्यांठी या धयांती, ठीक है। और जब लड़की की शादी हो जाती है, जब वो अपने ससुराल चली जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है, रयांती। ये भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम का कि धयांती और रयांती किसमें है, जौनसारी में। तो समझ गए, धयांती किसे कह रहे, कुंवारी। थोड़ा फर्क होता है, देखो कुंवारी लड़की जो है यानी कि पिता के यहाँ है, तो जाहिर सी बात है आज़ादी थोड़ी ज़्यादा होती है, शौक ज़्यादा पूरे हो जाते हैं, मजाक सबसे हो जाती है। लेकिन जब ससुराल में चले गए, तब सुबह 4 बजे उठो, पूजा करो, खाना खिलाओ, लिया सासू जी तुम्हारा खुट्टो दबाओ, मन तो गला दबाने करता है, बट फिर भी क्या करेंगे, चलो पैर दबा देते हैं तुम्हारे, ठीक है। फिर पति के लिए चाय बनाओ, फिर जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है, मजाक करने का टाइम ही नहीं होता है। तो यहाँ पे भी है रयांती, यानी कि जब विवाहित हो गई तो ज़्यादा मजाक वजाक नहीं करती है। ध्यानती है यानी कि ध्यान से आपके यहाँ भी कहते होंगे, तो उनको खूब आज़ादी है। अब जाहिर यहाँ पर लड़कियों की संख्या कम है, लड़कियों की संख्या कम है तो मतलब अब शादी करने वाले 20 लोग हैं, लड़की एक है, तो लड़की भाव खाएगी कि नहीं खाएगी बताओ, उसके अंदर एटीट्यूड होगा कि नहीं होगा, होगा भाई। 20 लोग हैं, वो चुन सकती भाई मुझे निकलो, तुमसे करनी है, इनसे करनी, अपनी मर्जी है, अपनी मर्जी से होगा ना, यानी कि मतलब पैसा भी मिलेगा। अब पैसा मिलेगा तो यहाँ पर जो लड़की के लिए पैसा दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, दाम कहते हैं। यानी कि यहाँ पे दहेज लड़के वालों को नहीं देते हैं, दहेज किसको मिलेगा, लड़की वालों को मिलता है, और उसको क्या कहते हैं, दाम। इसलिए वधू मूल्य जनजातियों में जाता है, वधू मूल्य का प्रचलन है। रीजन क्या, लड़कियां क्या हैं, कम है, ठीक है। और अगर तलाक लेना हो तो तलाक लेना भी इतना टफ है नहीं। यहाँ पे पति को अगर तलाक लेना हो तो पत्नी मायके भेज दो, और फिर वहीं चिट्ठी भेज दो कि एक काम करना, तुम अब वहीं रहना, वापस मत आना, हो गया तलाक, ठीक है। पत्नी को तलाक लेना, तलाक मतलब अब देखो यहाँ पे ऐसा क्या है कि बहुपति प्रथा का मतलब ये नहीं है कि एक इस गांव में शादी कर दी, एक उस गांव में शादी कर दी, ऐसा नहीं होता है। किसी परिवार में बड़े भाई से शादी हो गई तो उसके बाकी जो जितने भी भाई हैं वो उसके पति मान लिए जाएंगे। तो वो 2 भाई भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि 5 ही भाई हो। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जनरेशन आगे बढ़ने लगी है, तो किसको पसंद है मेरे 5-5 पति हो, वो तो अलग बात है। युधिष्ठिर ने मतलब अपनी माता जी को समझा लिया था। अब यहाँ तो थोड़ी ना लड़कियां मानने वाले कितने सारे पति हैं, तो वो अब एक एकांकी परिवार में जा सकती हैं, उसके लिए भी तलाक ले सकती है। तो इतना टफ नहीं है। टफ होता है अगर किसी महिला का पति मर जाए, पति मर जाएगा तो तब अगर उन्हें विवाह करना है तो अपने ससुराल से अनुमति लेनी पड़ती है। अब वो ज़्यादा टफ होता है कि ऐसी अनुमति मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर विवाह विच्छेद का प्रचलन भी आपको देखने को मिलेगा। इनकी धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो किस धर्म, पांडव हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। और इनके जो प्रमुख देवता हैं वो कौन से हैं, इनके प्रमुख देवता महासु देवता। अब देखो महासु देवता के बारे में बहुत सारी अवधारणाएं हैं। कोई कहता है ये विष्णु के 6वें अवतार हैं, कोई कहता है शिव हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कहा जाता है कि जो ये महासु हैं ये 4 भाई थे, एक बैठा, एक चालदा, एक पिबासक, ठीक है, एक बसाक। ये 4 भाई थे और इनकी माता का नाम था देवलाड़ी, ठीक है। माता का नाम क्या रहता है, देवलाड़ी। और इन देवलाड़ी का जो मंदिर है वो है आपका मैदरथ में। तो ये महासु देवता 4 भाई थे ये। उनमें से जो इनका मंदिर है, प्रमुख मंदिर कौन सा है, हनोल। तो यहां पर आपका बैठा और बसाक की पूजा होती है, ठीक है। जो चालदा हैं आपके, वो 12 महीने जौनसार में और 12 महीने आपके कहाँ रहते, सॉरी 12 साल आपके जौनसार में रहते हैं और 12 साल रवाई पट्टी में रहते हैं। और पिवासक जो हैं वो आपके रदगई पट्टी में उनका मंदिर है। तो वो चीज़ें हटाइए, अभी बस ये याद रखिए इनके प्रमुख देवता कौन से हैं, महासु देवता। और इनका प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है, हनोल है। अब जाहिर सी बात है कि जब आपके यहाँ पर उच्च जाति और निम्न जाति के बीच में बहुत ज़्यादा फर्क है। अब हमने निम्न जाति के बारे में हल्का फुल्का जान लिया कि भैया धन है नहीं उनके पास।
अब जब आपके पास धन है नहीं, आप दूसरे की जमीन पर क्या कर रहे हो, रह रहे हो, आपको हमेशा डर रहेगा कि कभी भी मुझे बेदखल किया जा सकता है, मतलब अगले दिन का डर रहेगा ना, कुछ भी हो सकता है। और जो डर रहता है तो भगवान को मानने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है, यानी कि अब बकरा भी कटेगा, झाड़ फूक भी होगा। इसलिए ये जनजाति अपने जादू टोना या झाड़ फूक के लिए भी जानी जाती है। ठीक है, सुना होगा आपने, जो गई रवाई सो बनी घर जवाई, सुना है ये कहावत। तो ऐसा क्यों कहते हैं कि कहते बहुत लोग डरते भी वहां जाने से। अब कहते हैं यहाँ की लड़कियों को अगर कोई पसंद आ जाए तो बस वो गया, फिर इतनी टेक्निक है उनके पास। अब तुम मत बोला सर हम तो चाहते कोई हमें पसंद करे, तो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और वो सुंदरी लोग उन्हें पसंद आते हैं, ठीक है, टेंशन मत लो। तो यहाँ वो दूध दही में कुछ मिला देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपने वो खा लिया तो समझ लो आपके अंदर क्या हो गया, जादू टोना हो गया। अब उसके बाद आप कहीं जा नहीं सकते, बाहर जाओगे तो फिर बीमार पड़ जाओगे, उसका इलाज भी उन्हीं के पास है। तो कभी कभी आप मेहमानदारी में यहाँ चले गए तो क्या होता है कि जो खाना बनता है, तो खाना सबसे पहले घर की जो सबसे बुजुर्ग महिला है उनको चखाया जाता है। अगर वो ठीक ठाक है, मतलब इस पे कोई जादू टोना नहीं हुआ, अगर वो ठीक ठाक नहीं है तो समझ लेना। तो कभी जौनसर जाना हो तो दूध से बनी कोई चीज भाई साहब मत टच कर देना, ठीक है। हाँ, तो जाहिर सी बात है, झाड़ फूक प्रथा यहाँ पे है, तो झाड़ फूक प्रथा को क्या कहते हैं, बायथा प्रथा। यहाँ पे काफी कॉन्सेप्ट चलते हैं ऐसे वाले। तो बायथा प्रथा क्या हो गई, झाड़ फूक प्रथा। गणात प्रथा क्या होती है कि अगर आपको अपने शत्रु परिवार को हानि पहुंचानी है, आपको लगता है कि ये मेरा दुश्मन है, मेरे को नौकरी लगनी थी, इसको लग गई, तो चलो उन पे क्या कर दो, जादू टोना कर दो, ठीक है। तो जब हमें जादू टोना आता है तो फिर आपको भी आता होगा, तो आपको पता चल गया कि उसने जादू टोना किया है, तो तब आप उसका जादू क्या करोगे, उल्टा करोगे, उसी पे करोगे ताकि इसका जादू मेरे से हट जाए। ये होती है उल्टाव विधि, ठीक है। कौन सी विधि होती है, उल्टाव विधि। और ओझा विधि क्या हो गई, अगर किसी की बीमारी दूर करने के लिए क्या हो रहा है, झाड़ फूक प्रथा की जा रही है। तो जाहिर सी बात है, झाड़ फूक करने के लिए कोई तो पुजारी उजारी होता होगा जो इस झाड़ फूक झाड़ू वाड़ू से काम करता होगा। तो जो यहाँ पे झाड़ फूक करता है उसको क्या कहते हैं, माली कहते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि एक बार जो ये जौनसार भाबर वाला एरिया, जौनसार भाबर यानी कि देहरादून वाला एरिया है, इनका युद्ध हो गया किससे, फतेह पर्वत यानी कि उत्तरकाशी वाले लोगों से हो गया युद्ध। अब युद्ध हो गया तो लड़ाई हो गई। अब जाहिर सी बात है, लड़ाई हो रही तो दुश्मनी है ना। अब जौनसार भाबर वाले क्या कर रहे हैं, हम किसके वंशज हैं, पांडवों के वंशज हैं। आपकी दूसरे से लड़ाई हो रही है और वो किसी की पूजा करता है, मान लो आपकी किसी से लड़ाई हो रही है, वो उस पार्टी को वोट देता है। अब आपकी उससे लड़ाई हो गई तो अब आप किसको वोट दोगे, उसी पार्टी को? नहीं, आप बोलोगे नहीं, जो तेरा दुश्मन है वो मेरा दोस्त है। दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है। तो इन्होंने भी बोला कि नहीं, अब हम किसका सपोर्ट करेंगे, कौरवों का सपोर्ट करेंगे। इसीलिए उत्तरकाशी वाले काफी क्षेत्रों में किसकी पूजा होती है, दुर्योधन की, कर्ण की और दुशासन की। एक मान्यता ये है। एक मान्यता ये भी है कि जब महाभारत का युद्ध होता है तो यहाँ दुर्योधन की सेना के काफी लोग यहाँ आ गए थे, इसलिए भी ये पूजनीय है। एक वर्णन मिलता है भब्रुवाहन का। भब्रुवाहन युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ना चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण को पसंद नहीं था ये लड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो श्री कृष्ण ने चालाकी से उसकी गर्दन कटवा दी, लेकिन उसने श्री कृष्ण से विनती करी कि मुझे ये युद्ध देखना है। तो श्री कृष्ण ने उनका सर एक जगह पर रख दिया ताकि वो युद्ध देख सके। तो युद्ध में जैसे जैसे कौरवों के सैनिक मरते थे तो उसकी आंखों से आंसू निकलते थे, और कहते हैं कि उन्हीं आंसुओं से किस नदी, कौन सी नदी बनी है, तमसा नदी, जिसको टॉन्स नदी आप कहते हैं। यानी कि यहाँ पर कौरवों की भी खूब मान्यता है। तो दुर्योधन की पूजा कहाँ होती है, उत्तरकाशी नैतवाड़ क्षेत्र। दुर्योधन का मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर जो है, या फिर कहाँ पूजा होती है, पंचगई पट्टी है एक, वहां होती है दुर्योधन की पूजा। दुर्योधन के भी 4 बड़े मंदिर हैं, कोटगांव, ओसला, खैताड़ी, बड़े मंदिर हैं। यानी कि दुर्योधन की पूजा हो कहाँ रही है, उत्तरकाशी। क्योंकि कौन कर रहे हैं, फतेह पर्वत उत्तरकाशी वाले लोग कर रहे हैं, ठीक है। देहरादून में नहीं हो रही है, उत्तरकाशी में हो रही है। कर्ण की पूजा होती है, कर्ण का मंदिर भी है। कर्ण का मंदिर की बात करेंगे तो ये कहाँ है, आपका सिंगतूर पट्टी है यहाँ पर, वहां इसका मंदिर है। दुशासन या अन्य कौरवों की पूजा यहाँ पर होती है, याद रहेगा। और यहाँ पर पोकू देवता, जहाँ पे आप नैतवाड़ क्षेत्र है, नैतवाड़ क्षेत्र में
जो टॉन्स नदी है, हम कहते हैं ना टॉन्स नदी दो नदियों से मिलकर बनी है, एक रुपिन है और एक सुपिन है, वहीं पर पोखु देवता का मंदिर है। तो कहते हैं कि जो शमशान में जो चिता जलती है उस चिता का धुआं ही इस पोखु मंदिर पे लगता है, यानी कि शमशान का देवता कह सकते हैं इन्हें। दुर्योधन के मंदिर की एक और खास बात है कि यहाँ पर जो इनकी पूजा ये लोग करते हैं, कभी भी मुंह दिखा के पूजा नहीं करते, पीठ करके पूजा करते हैं। यहाँ के लोगों की मान्यता यह है कि इससे देवता नाराज हो सकता है, अनिष्ट हो सकता है, इसलिए दुर्योधन की पूजा कैसी होती है, पीठ दिखा के होती है, यानी कि उल्टी पूजा करते हैं। तो याद रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ रखा है कि दुर्योधन की पूजा कहाँ होती है, नेतवाड़। नेतवाड़ कहाँ पड़ा आपका, उत्तरकाशी में, ठीक है। इसको परगनेकान क्षेत्र कह रहे हैं ना, या रवाल्टा कहते हैं इसको। यहाँ पर इनकी पूजा होती है, ये इनकी धार्मिक मान्यताएं हैं। तो त्योहार कौन कौन से, त्योहार तो फिर वही हैं जो हम लोग मनाते हैं। देखो, एक त्योहार होता है जिसमें हनूल देवता को बिल्कुल नहलाते धुलाते सारी चीजें करते हैं, यानी कि हनूल देवता का जो त्योहार होता है वो कौन सा त्योहार हो गया आपका, जागड़ा उत्सव, ठीक है। इसके अलावा हम बैसाखी का त्योहार मनाते हैं, तो ये यहाँ क्या कहा जाता है, बिस्सू मेला कहता है, बिस्सू त्योहार कहते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा दीपावली का त्योहार मनाया जाता है हमारे यहाँ, ठीक है। दिवाली से पहले भी कुछ 20 दिन पहले कुछ आता है, दशहरा आता है, दशहरे पंचाई, ठीक है। दीपावली, अब देखो दीपावली कहते हैं, क्वेश्चन आता है कि कौन सी जनजाति दीपावली 1 महीने बाद मनाती है। तो जौनसारी जनजाति दीपावली को कितने महीने बाद मनाती है, 1 महीने बाद मनाती है। क्यों मनाती है, इसके पीछे भी बहुत सारी कहानियां हैं। कहते हैं कि जब राम वापस आए आपके अयोध्या में, इसलिए दिवाली मनाई जाती है, लेकिन यहाँ के लोगों को पता नहीं चला, 1 महीने बाद पता चला, इसलिए इन्होंने 1 महीने बाद दिवाली मनाई। इसके अलावा एक मान्यता यह है कि एक बार भीम कहाँ जा रखे थे, युद्ध में जा रखे थे, ठीक है। भीम कहाँ जा रखे थे, आपके युद्ध में जा रखे थे, तो वो 1 माह बाद लौटे, इस वजह से इन्होंने 1 माह बाद क्या मनाई, दिवाली मनाई। एक और मान्यता क्या है कि इस टाइम पे क्या होता है, जब दिवाली मनाते हैं इनकी फसल कटने को होती है, तो टाइम नहीं होता, तो जब फसल वसल कट जाती है तो ये लोग आराम से दिवाली का त्योहार 1 महीने बाद मनाते हैं। तो बहुत सारी मान्यता है, बट ये लोग दिवाली 1 महीने के बाद ही मनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अठोई, आप जन्माष्टमी मनाते होंगे, तो यहाँ जन्माष्टमी को क्या कहा जाता है, अठोई कहा जाता है, ठीक है। जन्माष्टमी को क्या कहते हैं। अब यहाँ शराब और भेड़ या बकरी का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, मतलब आप कोई से भी फंक्शन में चले जाओ, आपको मांस और मदिरा बहुत मात्रा में मिलेगा। तो भाई इतना ज़्यादा मात्रा में अगर मांस चाहिए तो उसको पालना भी तो पड़ेगा। तो जो यहाँ पे भेड़ पालकों द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है, वो कौन सा त्यौहार है आपका, नुणाई। कौन सी जनजाति मना रही है आपके, जौनसारी। और संतान के कल्याण के लिए जो त्यौहार मनाया जाता है वो कौन सा त्यौहार है, भिरोली त्यौहार है, या संतान के कल्याण के लिए। मरोज उत्सव, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे उत्सव होते हैं जिसमें हम खास पकवान बनाते हैं, यहाँ पर भी मरोज उत्सव में एक पकवान बनाया जाता है, गीमा। कौन सा पकवान बनाया जाता है, गीमा। त्योहारों की बात तो हम कर चुके हैं, लेकिन जो मेले की बात करेंगे तो इनके मेले युद्धबाजी यानी कि युद्ध कला का प्रदर्शन करने के लिए ही सारे मेले होते हैं, जिसमें सबसे एक इम्पोर्टेंट मेला है मौड़ मेला। अब मौड़ मेला भी यहाँ पे क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक मछमौड़ मेला हो गया, एक जतरियाण मौड़ हो गया। अब मौड़ मेले की शुरुआत जो हुई थी वो कब से बोलते हैं कि 1811 से मानी जाती है कि मौड़ मेले की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। अब मौड़ मेले में क्या होता है, इसमें एक नदी है, कौन सी, अलगाड़ नदी। कौन सी नदी, अलगाड़ नदी, जिसमें मौड़ मेला लगता है। अभी अलगाड़ नदी याद रखना, वो हम पढ़ते हैं कि ये यमुना की शायद नदी है। इस अलगाड़ नदी में, इसमें बहुत सारे गांव के लोग भाग लेते हैं। तो पहले ही ये एक डेट डिसाइड कर लेते हैं। अब इस डेट डिसाइड करने पे क्या होता है कि भैया उसमें एक गांव को मुखिया चुन लेंगे। अब उस गांव वाले का काम क्या है, इसमें ये इस नदी में जाके मछली मारेंगे। तो मछली कैसे मारते हैं, आपने टिमरू का नाम सुना होगा, वो कांटे वाले डंडे होते हैं टिमरू। तो उस टिमरू को पीस के चूर्ण बना लिया जाता है। तो जिस गांव को चुना जाता है कि इस बार ये गांव आयोजित करेगा, उस गांव वालों का काम क्या है, उस टिमरू का चूर्ण बना के रखना। अब जिस दिन ये मेला होगा उस दिन वो उस टिमरू के चूर्ण को कहाँ डालेंगे, नदी में, जिससे मछलियाँ क्या हो जाती है, बेहोश हो जाती हैं। और तब वो उस मछलियों को मारते हैं, कुछ देवता को चढ़ाते हैं, बाकी क्या कर लेते हैं, पकवान बना लेते हैं। तो ये है मौड़ मेला, हर साल लगेगा आपका।
एक जत्रियाड़ मॉल होता है, ये आपका कितने साल बाद लगता है? 25 साल बाद लगता है। कितने साल बाद? 25 साल बाद। अब इसमें क्या होता है, जैसे गांव होते हैं, गांव, बहुत सारे गांव को मिलाकर बनाया जाता है खत। ठीक है, बहुत सारे गांव को मिलाकर क्या बनता है? खत। तो हर एक खत से कुछ पहलवान भेजे जाते हैं जो युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। तो कौन सा मेला 25 साल बाद लगता है? जत्रियाड़ मॉल। इसके अलावा बैसाखी पर जो मेला लगता है वो कौन सा हो गया? विश्व मेला। और एक आपका स्टार्टिंग जनवरी के टाइम पे जो मेला दिखाई देगा आपको, माघ त्योहार। माघ त्योहार में मतलब यह है कि गांव भर में बहुत सारे बकरे मरते हैं, बिल्कुल एक घर में टंगा हुआ होगा, सब घर में ही होंगे वैसे, और आप जाओ, पर डे किसी न किसी घर का नंबर होगा, उस घर वालों का काम है कि पूरे गाँव वालों को खिलाना। तो कभी आप जा सकते हैं, लेकिन आप पहले, मैंने इसलिए वो पढ़ा दिया कि आप थोड़ा सा दूर रहें इन चीज़ों से, ठीक है ना। यहीं करें, कोई नहीं, यहाँ पे चिकन विकन खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो ये बाकी त्योहार मिलेंगे ये आपको उत्तरकाशी और टिहरी वाले क्षेत्रों में ही मिलेंगे। अब उनमें से एक बेड़ातर उत्सव है। बेड़ातर उत्सव देखो अब तो नहीं होता है, अब धीरे धीरे इस पर क्या कर दिया गया? प्रतिबंध कर दिया गया, क्योंकि जान का खतरा बड़ा रहता था इस उत्सव में। इसमें क्या होता था कि बड़ा सा पेड़ काट दिया जाएगा, पहाड़ी से उस पेड़ पर कुछ लोग बैठेंगे और उस पेड़ को ढलान में धकेल दिया जाएगा। अब जाहिर सी बात है भैया, पेड़ पलटेगा पुलटेगा तो आदमी के मरने के चांसेस होंगे, लेकिन पहले होता था ये त्योहार। अब बोल रहे हैं कि भैया युद्ध इनके जीवन का हिस्सा है, हर उसमें शक्ति प्रदर्शन करना है। तो अगर कोई व्यक्ति नीचे तक जिंदा पहुंच जाए तो अब जाहिर सी बात है, इतना खतरनाक काम कर रहा, तो ये लोग बोलते थे बस यही है आदमी जो है, ये तो भगवान का रूप है। तो जैसे ही जो आदमी जिंदा बचा तो पूरी जनता झपट जाएगी उस आदमी पे, उसके कपड़े जो जो नोच सकती है सब नोच लेती, बाल तक टकला करके छोड़ती है, ठीक है, बाल तक नोचोड़ लेती हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये माना जाता है ये आदमी बहुत खतरनाक है, अब इसके बाल जादू टोना में काम आएंगे, इसलिए बाल तक भी नोच लिए जाते हैं। अब इसमें मरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए उत्सव थोड़ा थोड़ा बंद हो गया। तो याद रहेगा बेड़ातर उत्सव किस जिले में होता है? उत्तरकाशी। कौन सी जनजाति मनाती है? हाँ ठीक है, याद रहेगा। बौखनाग मेले की बात की जाए तो आपने बड़कोट का नाम सुना होगा उत्तरकाशी में। तो कहते हैं कि कभी यहाँ पर एक राजा हुआ करते थे, राजा सुबाहु, और राजा सुबाहु के टाइम पे पांडव यहाँ पे आए थे, तो ये सुबाहु का क्षेत्र हुआ करता था। राजा सुबाहु ने पांडवों का स्वागत किया था जब पांडव यात्रा पे आए थे, बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा पे। तो राजा सुबाहु के नाम से ही यहाँ पर एक कुंड है, सुबाहु कुंड, ठीक है। सुबाहु कुंड आपका जिला कौन सा हो गया? उत्तरकाशी। और इसी सुबाहु कुंड के पास प्रत्येक 3 साल में एक मेला लगता है। कौन सा मेला लगेगा आपका? बौखनाग मेला, यानी कि उत्तरकाशी में लगता है। कौन सी जनजाति में? ठीक है। फिर एक है, आपने परशुराम जी का नाम सुना होगा। परशुराम जी के पिता का नाम जगदम्नि ऋषि। हम पढ़ते हैं तो कहते हैं कि यहाँ पहले जगदम्नि ऋषि का आश्रम हुआ करता था। कहते हैं ना कि उनकी हत्या कर दी थी किसी ने, तो उसके बाद परशुराम जी ने कसम खाई थी कि मैं दुनिया से क्षत्रियों का नाश ही कर दूंगा। तो कहते हैं कि उनके आश्रम, उनकी याद में आज भी यहाँ पर एक मेला लगता है, कंड का मेला। कंड का मेला क्या होता है? यहाँ पे बहुत सारा आटा, यानी कि 1.25 मन के करीब आटा लिया जाता है और उसकी एक ही रोटी बनाते हैं और उस रोटी को टांग देते हैं, तब उसमें तीर और भालों से निशाने लगाते हैं, यानी कि युद्ध का प्रदर्शन यहाँ पे भी हो रहा है। तो ये कंड का मेला भी यहीं लगता है, उत्तरकाशी गंगाणी क्षेत्र जो कहते हैं, बंगाणी क्षेत्र कहो इसको, ठीक है। फिर आता है आपका कठाऊ मेला। तो कभी क्वेश्चन आया कि भाईचारे के प्रतीक के रूप में कौन सा मेला लगता है आपका? कठाऊ मेला, ठीक है। इसके अलावा एक और मेला है जो इस जनजाति वाले लोग उत्तरकाशी में ही लगता है। कौन सा? अट्ठन मेला। ये भी आपका प्रत्येक 3 साल में ये मेला आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जौनसारी गीत भी आपने सुने होंगे, जौनसारी डांस भी आपने देखा होगा। तो जौनसारी गानों में जौनसारी डांस देखा है? नहीं देखा है जौनसारी डांस? ये प्रभु देखा होगा, करते भी होंगे। तुम तो नहीं करते होंगे, लड़कियों से उम्मीद है वो कर लेती होंगी। लड़कों का तो एक ही डांस होता है कि अपने लिए कैसे जगह बनाओ नाचने की, है ना। तभी वो नागिन डांस, पहले फ्लोर साफ करो फिर जगह बनाओ, फिर वो अलग चीज़ है। जौनसारी गानों में जो आप ज़्यादातर डांस देखोगे, कौन सा डांस होता है? वारदा नोटी डांस होता है, ठीक है। दूसरा, आपने स्कूलों में कॉपियाँ बहुत घुमाई होगी, उंगलियों में घुमाई हैं कॉपियाँ, ऐसी थाली भी घुमाते हैं, परात भी घुमा के डांस होता है।
तो यहाँ पर जो हारुल नृत्य होता है इसे परात नृत्य भी कहते हैं। समझ गए, घुमाई तो होगी ना। फिर आता है आपका चौलीथात नृत्य। अब देखो जो यहाँ पर बिस्सू मेला, जो इनका सबसे बड़ा मेला कहेंगे हम, बिस्सू मेला, बिस्सू मेले का प्रारंभ किस नृत्य से होता है? याद रखना, बिस्सू मेले का प्रारंभ चौलीथात नृत्य से होता है। इसके अलावा दिवाली, दिवाली में आप पटाखे वटाखे फोड़ते होंगे, लेकिन पहले दिवाली में कुछ और चीज करते थे गांव में। बैलू, बैलू बनाते हैं। बैला किसका बनाते हैं? यहां पर दिवाली के दूसरे दिन एक नृत्य होता है, पंते बाजे नृत्य। इस नृत्य में ये क्या होता है कि भीमल होता है, भीमल, भीमल का बैला बनाते हैं। तो उसमें युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। यानी कि दिवाली के अवसर पर यहाँ पर कौन सा नृत्य किया जाता है? याद रखिएगा, दीपावली के दूसरे दिन यहाँ पर कौन सा नृत्य किया जाएगा? पंते बाजी नृत्य दिवाली के दूसरे दिन किया जाता है। ठीक है। गीत याद रखिएगा, गीत कौन कौन से होते हैं? हारुल, मांगल, केदार छाया और बिरासु। और इनके अगर हम किसकी बात करें, राजनीतिक व्यवस्था की बात करें, तो यहाँ पर देखो ग्राम का जैसे प्रधान होता है, तो यहाँ पे खुमरी पंचायत होती है। खुमरी पंचायत भी अलग अलग तरीके से होती है। एक ग्राम खुमरी होती है, एक अंतर ग्राम खुमरी, एक खत खुमरी और एक अंतर खत खुमरी। मतलब आप पहले कहाँ जाओगे? गांव के पास जाओगे न्याय के लिए, लेकिन अगर दो गांव के बीच में है तो अंतर ग्राम खुमरी का मामला हो गया। ठीक है। फिर खत स्तर पे जाओगे, यानी कि बड़े स्तर पे चले गए। अब दो खतों के बीच में मामला है तो अंतर खत। तो यानी कि यहाँ पर न्याय के लिए खुमरी पंचायत, इस खुमरी पंचायत को विशेष अधिकार पहले से ही मिले हुए थे, अब तो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो यहाँ पर जो गांव की खुमरी होती है उसका जो प्रधान होगा वो ग्राम का सयाना होगा। और जो सबसे बड़ी खत खुमरी हम कहेंगे तो खत खुमरी का प्रधान कौन होगा? खत सयाना होगा। तो आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है खुमरी पंचायत का प्रचलन किस जनजाति में देखने को मिलता है आपका। ठीक है। और इसका जो वो होगा, प्रमुख होगा, वो कौन होगा? सयाना। अब ग्राम खुमरी पूछे तो ग्राम सयाना, खत खुमरी पूछे तो खत सयाना। तो ये है आपकी जौनसारी जनजाति। ठीक है।